कई बार पैरों में सूजन आती है तो आप उसको आसानी में ले लेते हैं कि क्या है, ठीक हो जाएगा, ज़्यादा देर खड़े रहे इस वजह से होगा, पैरों में दर्द है तो खड़े रहे इस वजह से होगा, मगर ऐसा नहीं होता है। ये आगे चलकर कई बार गंभीर समस्या उत्पन्न कर देती है। जो ये यूरिक एसिड होता है वो गांठ के रूप में वहाँ पर जमना शुरू होता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि यूरिक एसिड बढ़ा है तो तुरंत इलाज करवाएं, वरना कहीं ये गंभीर रूप लेकर आर्थराइटिस का रूप ना ले ले। आर्थराइटिस के मरीज अदरक का सेवन करेंगे तो उनको सूजन भी कम होगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम टेक केयर में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम आपका क्वेश्चन लेकर आए हैं, गठिया रोग क्यों होता है और इसका क्या इलाज है। तो आपको बता दें, कई बार गठिया रोग बिना किसी दस्तक के हो जाता है, यानी कि बिना किसी पूर्व लक्षण के गठिया रोग हो जाता है। हफ्तों से चली आ रही घुटनों में दर्द, सूजन, इसकी वजह से भी गठिया हो सकता है, या फिर ये कहें कि पैरों के अंगूठे से शुरू होता है कई बार दर्द, वहाँ पे सूजन आ जाती है और उसके बाद में वो सूजन बढ़ते बढ़ते या दर्द बढ़ते बढ़ते एंकल तक पहुँचता है और फिर घुटनों में होता है और धीरे धीरे गठिया के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो गठिया रोग होने के पीछे एक कारण तो आपके शरीर में जमा होने वाला यूरिक एसिड कहा जा सकता है। यूरिक एसिड बढ़ने पर ऐसा माना जाता है कि पैर के अंगूठे से दर्द शुरू होता है, जो आगे बढ़ते बढ़ते सभी जोड़ों में पहुंच जाता है और फिर दर्द की शिकायत जब पूरे शरीर में हो जाती है, सभी जोड़ों में हो जाती है, तो उसे गठिया रोग कहा जाता है और जोड़ आपस में सिकुड़ने लगते हैं। हड्डियां आपस में, जब आप हाथ को हिलाएंगे या पैर को हिलाएंगे तो हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। इसके जो लक्षण हैं वो कई बार तो दिखाई देते हैं, कई बार नहीं भी दिखाई देते हैं। कई बार पैरों में सूजन आती है तो आप उसको आसानी में ले लेते हैं कि क्या है, ठीक हो जाएगा, ज़्यादा देर खड़े रहे इस वजह से होगा, पैरों में दर्द है तो खड़े रहे इस वजह से होगा, मगर ऐसा नहीं होता है। ये आगे चलकर कई बार गंभीर समस्या उत्पन्न कर देती है। पैरों में सूजन आना, लालिमा का होना, लालिमा यानी कि रेडिशनेस का होना, जलन का होना, दर्द का होना, रोग होने पर हाथ पैर का हिलाना नहीं होना, जोड़ों का हिलना ठीक तरीके से नहीं होना, उनमें दर्द महसूस होना, ये इसके कुछ ऐसे लक्षण हैं जो खास तौर पर देखे जा सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वो यूरिक एसिड खून में मिलकर आपके गुर्दे तक पहुंचता है और गुर्दे में यूरिन के जरिए गुर्दे में जाने के बाद में वो यूरिन के जरिए बाहर निकलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पूरी मात्रा में यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल पाता है। ऐसे में जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो गठिया रोग बढ़ जाता है। तब गठिया रोग होता है जो आपके शरीर के जोड़ों में जाकर जमना शुरू हो जाता है और वो जैसे जैसे जोड़ों में जमेगा वैसे वैसे इस रोग की शिकायत बढ़ती जाती है। जो ये यूरिक एसिड होता है वो गांठ के रूप में वहाँ पर जमना शुरू होता है और तभी इसी को गठिया कहा जाता है, क्योंकि ये वहाँ पर गांठ के रूप में जमा है। इसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि आप खाने पीने में सावधानी नहीं रख रहे हैं। आजकल का जो लाइफ स्टाइल है वो इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। खाने पीने के पदार्थों में प्यूरीन कार्बनिक यौगिक जब ज़्यादा होता है तब गठिया रोग होता है। जैसे कि ये जो यौगिक है वो रेड मीट में होता है, टूना मछली में होता है, समुद्री फूड, सी फूड्स जिन्हें हम कहते हैं, उनमें ये यौगिक ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कई बार अल्कोहल से युक्त पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि बियर है, और भी फलों में पाई जाने वाली जो शुगर होती है वो फ्रुक्टोज के रूप में होती है। जब इन पदार्थों से जो शुगर मिल रही है वो ज़्यादा मात्रा में आपके ब्लड में चली जाती है तो वो नुकसानदायी होती है और वो क्रिस्टल के रूप में जमना शुरू हो जाती है। ये जो क्रिस्टल में जमाव होता है
ये ही यूरिक एसिड का बढ़ना होता है, यही आगे गांठ का रूप ले लेता है और यही गठिया कहलाता है। ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये और ज़्यादा बढ़ता है, जिनमें से आपके शरीर का वज़न का बढ़ना भी हो सकता है, हेरिडिटिकल भी हो सकता है, यानी कि पैतृक भी हो सकता है। अगर आपको यूरिक एसिड आपके दादा परदादा को है और उनके बाद आपके पिता को नहीं है, तो हो सकता है कि ये आपको हो जाए, क्योंकि कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या फिर तीसरी चौथी पीढ़ी में दिखाई देते हैं, तो ये उनमें से एक है। इसके अलावा हाई बीपी होने पर हो सकता है, डायबिटीज़ होने पर हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल होने पर भी हो सकता है। कई बार तो किडनी प्रॉब्लम्स जब ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो गठिया रोग अपने आप बढ़ जाता है, अपने आप हो जाता है। इसके पीछे कई वजह और भी हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आपने कोई अंग ट्रांसप्लांट कराया है, यानी कि अंग प्रत्यारोपण करवाया है, तो भी आपको ऐसा हो सकता है, गठिया रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे तो कहा यह भी जाता है कि जब ज़्यादा दवाओं का आप सेवन करते हैं, एलोपैथिक दवाओं का सेवन करते हैं, तो उससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। लेकिन यूरिक एसिड किसी भी वजह से बढ़ा हो, यूरिक एसिड बढ़ने से आर्थराइटिस भी बढ़ जाता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि यूरिक एसिड बढ़ा है तो तुरंत इलाज करवाएं, वरना कहीं ये गंभीर रूप लेकर आर्थराइटिस का रूप ना ले ले। आज हम आपको बताएंगे कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप घर बैठे इसका इस्तेमाल करके आप इससे बच सकते हैं, जैसे कि त्रिफला चूर्ण। ये चीज़ें जो हैं ये सभी आयुर्वेदिक हैं, सेफ़ हैं, आप इनका इस्तेमाल घर बैठे कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण ये वैसे ही शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है, इसे रात में लेना हितकर होता है। आप 1 चम्मच त्रिफला पाउडर को रात में लें तो आपको सुबह कई परेशानियों से आप बचे रहेंगे, जिसके अंदर कब्ज़ की परेशानी है, पेट फूलना, गैस का बनना, ये सभी परेशानियां इससे दूर होती हैं। साथ ही साथ इससे यूरिक एसिड भी कम होता है। इससे आर्थराइटिस की समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। घरेलू उपचारों की श्रृंखला में अगला आता है गिलोय। गिलोय का प्रयोग आप काढ़ा बना करके कर सकते हैं, और भी कई चीज़ों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका रस निकाल करके भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, मगर वो डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, कई बार नुकसानदेह साबित हो जाता है। तो इसका काढ़ा बनाकर लेना ज़्यादा हितकारी होता है। गिलोय का प्रयोग आप बुखार में भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखने में कारगर साबित होता है, इसलिए गिलोय का प्रयोग जितना ज़्यादा हो सके करना चाहिए। जितने ज़्यादा से मतलब है कि गिलोय के काढ़े का प्रयोग आपको दिन में 1 बार करना चाहिए, लेकिन कुछ समय बाद इसको कुछ समय के लिए रोक भी देना चाहिए। यहाँ हम आपको बता दें कि आप किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले 1 बार आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि आपका शरीर किस प्रकृति का है ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही आपको बता सकता है। उसके बाद वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको किस तरीके से क्या चीज़ कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें एक तरह से नुकसान तो नहीं करती हैं, मगर कभी कभी शरीर को ये चीज़ें नुकसानदेह हो सकती हैं। गिलोय का प्रयोग आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ जोड़ों में सूजन है तो वो दूर होती है, इससे दर्द दूर होता है, कई चीज़ें इससे दूर होती हैं। तो गिलोय के काढ़े का प्रयोग करना हितकर साबित होता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जिनको डायबिटीज़ है वो शक्कर से, मीठे से, चीनी से, इन चीज़ों से परहेज़ ज़रूर करें। शहद लें तो कम से कम मात्रा में लें। इसके बाद आता है नीम की पत्तियों का काढ़ा या फिर लेप।
नीम की पत्तियों को आप पीसकर उसका लेप बना करके सूजन वाली जगह पर लगा सकते हैं। जहाँ पे दर्द बहुत ज़्यादा है वहाँ पर लगा सकते हैं। इससे सूजन कम होती है, दर्द में राहत मिलती है। नीम की पत्तियों का काढ़ा बना करके भी पिया जा सकता है। हालांकि पीने में बहुत कड़वा होता है, मगर ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। ये आपके खून के अंदर जितने विकार हैं उन सभी को निकालने में मदद करता है, आपके खून को शुद्ध करता है। इस काढ़े को पीने से डायबिटीज़ रोगियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। साथ ही जो जोड़ों में दर्द है उसके अंदर भी आपको राहत मिलती है। अगर फ्रूट्स की बात करें तो उसमें आपको चेरी ज़्यादा खानी चाहिए या फिर चेरी का रस ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बेहतर है आप ताज़े फ्रूट्स खाएं, रखे हुए या पुराने फ्रूट्स ना खाएं। रस भी निकाल रहे हैं तो ताज़ा रस बना करके पिएं। चेरी का रस आपके गठिया रोग में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि जो चेरी का रस है वो यूरिक एसिड को कम करता है और यूरिक एसिड कम होने से जो क्रिस्टल्स आपके जोड़ों में जमा हो रहे हैं, जो गांठ आपके जोड़ों में बन रही है, वो एक तरह से डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी, ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो चेरी का रस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। आयुर्वेदिक उपायों की श्रृंखला में अगला आता है हल्दी। हल्दी हम सभी के घरों में मिल जाती है, आप उस हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं, मगर अगर आप कच्ची हल्दी का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर साबित होगा, क्योंकि हल्दी में क्यूमिन पाया जाता है, क्यूमिन नामक तत्व पाया जाता है जो कि यूरिक एसिड को बढ़ने नहीं देता, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से आप वैसे ही स्वस्थ रहेंगे, आप कई तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। हल्दी को आप कच्ची हल्दी को आप दूध में उबाल करके भी काम में ले सकते हैं। जिस वक्त आप कच्ची हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा दूध में उबालें उस वक्त उसमें 2 काली मिर्च भी ज़रूर डाल दें, क्योंकि बिना काली मिर्च के हल्दी इतना असर नहीं दिखाएगी। इसके अलावा हल्दी की आप सब्ज़ी बना करके खा सकते हैं, हल्दी की चटनी बना के खा सकते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। हल्दी की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं अपने खाने में, ताकि जो आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है उससे आपको राहत मिले। यूरिक एसिड का स्तर जो है वो आपका कम हो और अर्थराइटिस में आपको फ़ायदा मिले। इसके बाद बारी आती है अदरक की, जो कि आपके घर में बहुत आसानी से मौजूद होता है। अदरक आपको हर जगह अवेलेबल हो जाता है, तो अदरक का रस निकाल करके आप उसको काम में ले सकते हैं। अदरक को सब्जियों में डाल के आप काम में ले सकते हैं। अदरक आपकी वात प्रकृति को ठीक करता है, आपके शरीर में हड्डियों और मांसपेशियों को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है। जब वो ऐसा करेगा तो नेचुरल सी चीज़ है कि आर्थराइटिस के मरीजों को इसमें काफ़ी राहत महसूस होगी। आर्थराइटिस के मरीज अदरक का सेवन करेंगे तो उनको सूजन भी कम होगी। तो ये थे कुछ ऐसे उपाय जिनको आप अपनी डेली लाइफ में अपना करके स्वस्थ रह सकते हैं। आप यूरिक एसिड के बढ़ने से बच सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि आपको समुद्री फूड नहीं खाना है, अल्कोहल युक्त पदार्थों का सेवन कम से कम करना है, रेड मीट कम खाना है, प्यूरिन जिन पदार्थों में होता है वो आपको कम काम में लेना है। इस तरीके से आप अपने खान पान को, अपनी जीवन शैली को बदल करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अल्कोहल दवाओं का सेवन कम से कम करें ताकि आपको दवाओं से कोई और प्रॉब्लम ना शुरू हो जाए। अल्कोहल से तो आप दूरी बनाए रखें तो बेहतर होगा। एलोपैथिक दवाइयाँ अगर आप काम में ले रहे हैं तो उन्हें भी धीरे धीरे करके कम करें और फिर बंद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शरीर पे कहीं और किसी और बीमारी पर असर ज़रूर डालती हैं, किसी और बीमारी को जन्म ज़रूर देती हैं। इसलिए बेहतर है कि आप एलोपैथिक दवाई का प्रयोग कम से कम कर अपने जीवन को सुखी बनाएं। इसके अलावा आयुर्वेद को आप अपना सकते हैं, पंचकर्मा को अपना सकते हैं, होम्योपैथी को अपना सकते हैं। कई ऐसी और चिकित्सा पद्धतियां हैं जिनको आप अपना सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसी ही और जानकारी लेकर, ऐसे ही और आपके सवालों का जवाब लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।